वेलकम टू टैक्योन। और आज हम करने जा रहे हैं एक नई शुरुआत तो नहीं कहेंगे, और शुरुआत हम ऑलरेडी कर चुके हैं किस चीज़ की, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर की, है ना। वी आर मूविंग इन दी डायरेक्शन ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स, है ना। द मॉडर्न फिजिक्स में हम चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। कौन कौन से पढ़ चुके हैं अभी तक? एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा आप देख सकते हैं। और अभी हम लोग कर रहे हैं न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, है ना। तो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में लास्ट क्लास में मैंने एक बात बताई तुम्हें, दैट न्यूक्लियस जो होता है ये स्टेबल क्यों है, इट शुड नॉट बी स्टेबल। ये मैंने बात बताई थी तुम्हें, दैट इट शुड नॉट बी स्टेबल बिकॉज इनसाइड द न्यूक्लियस प्रोटॉन्स आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। दो प्रोटॉन्स एक दूसरे के बहुत पास रहकर स्टेबल नहीं रह सकते, वो रिपल्शन के कारण टूटना चाहिए। देन इट इज नॉट गेटिंग, व्हाई इट इज नॉट गेटिंग अनस्टेबल, क्यों नहीं टूट रहा वो? तो उसमें मैंने बोला था बिकॉज वेन एवर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स come closer to each other in the range of 10 to the power minus 15 meter, then the new type of force starts acting between them, that is called as nuclear force, and that nuclear force is attractive in nature, है ना। और बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, वही न्यूक्लियर फोर्स सबको बांध के रखा हुआ है। तो ठीक है, न्यूक्लियर स्टेबल हो गया, चलो न्यूक्लियर फोर्स के कारण। तो फिर प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम है व्हेन द न्यूक्लियस गेट्स बल्की, है ना। न्यूक्लियस गेट्स बल्की, ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में। व्हेन द न्यूक्लियस गेट्स बल्की, व्हाट हैपेंस, द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू सबएटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही डिस्टेंस से दूर होने के कारण क्या होता है, इफ टू न्यूट्रॉन्स आर प्लेस्ड फार टू ईच अदर, क्या होगा, बल्कि होने के कारण देन दे विल गेट डिस्कनेक्टेड। डिस्कनेक्शन से कारण न्यूक्लियर फोर्स वीक हो जाता है एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रांग रहता है, तो इस कारण से न्यूक्लियस टूट जाता है। ऐसा मैंने एक बात कहा था, बट क्या ये सच है कि ओनली बल्कि न्यूक्लियस ब्रेक्स? ये एक क्वेश्चन मैं अभी पूछता हूं। तुम्हारे प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये बात बताया था, बल्कि न्यूक्लियस टूटने की चांसेस ज्यादा होती है, बल्कि मतलब जिसके मास नंबर ज्यादा है। सो माय क्वेश्चन टुडे इज, ओनली द बल्कि न्यूक्लियस ब्रेक्स और डज द स्मॉलर न्यूक्लियस आल्सो ब्रेक्स? क्या छोटे छोटे न्यूक्लियस भी टूटते हैं? हाँ, टूटते हैं। कार्बन का न्यूक्लियस टूटता है ना। कार्बन का न्यूक्लियस टूटकर नाइट्रोजन बनता है ना। सो यू शुड नॉट थिंक इन दैट वे कि ओनली बल्कि न्यूक्लियस ब्रेक्स। हाँ, बल्कि न्यूक्लियस टूटते हैं, बट उसके पीछे एक और भी चीज है, छोटे न्यूक्लियस भी टूटते हैं ना। तो ध्यान देने वाली बात है इन दोनों में कि दोनों चीज टूट सकता है। तो ध्यान सबसे इंपॉर्टेंट किस पे दिया जाता है, उसी चीज पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी इज इंपॉर्टेंट एंड आफ्टर दैट वील आल्सो अंडरस्टैंड दैट बाइंडिंग एनर्जी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, है ना। तो अब ये बात समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइंडिंग एनर्जी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। आज का हमारा एजेंडा यही है, ठीक है। तो आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी। आइए देखिए, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। अभी बाइंडिंग एनर्जी की जो कहानी स्टार्ट होने वाली है अगेन, किस ये किस महान इंसान की तरफ बढ़ने वाला है? हम लोग वो महान शख्सियत आइंस्टीन की तरफ बढ़ने वाले हैं। व्हाई ही वाज ग्रेट एंड व्हाई ही गेव दैट फार्मूला E इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वायर, है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट एक्चुअली टुडे। तो ये आपके लिए बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट है इन योर लाइफ, दैट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, एंड यू मस्ट हैव हर्ड दिस इक्वेशन एवरीवेयर। ये तो आजकल मैं देखता हूँ कोई रैपर का भी नाम है इक्वल टू MC स्क्वायर, है ना। सो E इक्वल टू MC स्क्वायर इज सच अ ग्रेट रिलेशन एंड यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड, और मैं तुम्हें अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। होता क्या है देखो, हुआ क्या, स्टोरी ये है कि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस अपने पास, ऐसे मैंने दो डायग्राम बनाए, ये दोनों न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है ये, ठीक है ना। एक ही एटम के दो न्यूक्लियस है। एटम कौन सा है बेटा? एटम इज एक्स। ये कोई एटम है एक्स, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है Z, और मास नंबर कितना है A, है ना। ये दोनों एटम एक्स हैं। इसमें क्या देखा गया कि जो थियोरेटिकल मास है न्यूक्लियस का वो कितना है बताओ? थियोरेटिकल मास देखा गया ऐसा कितना है न्यूक्लियस का। तो क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन प्रोटॉन। कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, A माइनस Z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। ये कौन सा मास है? दिस इज द थियोरेटिकल theoretical mass of nucleus। अरे भाई, theoretical mass of nucleus इतना आना चाहिए। तो क्या आया? जब प्रैक्टिकली मेजर किया गया किसका मास, एटम का मास, और उस एटम के मास में से इलेक्ट्रॉन के मास को सब्ट्रैक्ट किया गया, किसी भी एटम के मास में से किसके मास को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन के मास को, तो बचता कौन सा मास है, न्यूक्लियस का मास। तो प्रैक्टिकली जब न्यूक्लियस का मास मेजर किया गया, तो क्या वो थियोरेटिकल मास से मैच किया, क्या वो थियोरेटिकल मास से मैच किया कि नहीं किया, यही इंटरेस्टिंग इसमें बात है। तो जब ये मेजर किया गया ना प्रैक्टिकल मास ऑफ द न्यूक्लियस, ये पता चला कि थियोरेटिकल मास ऑफ द न्यूक्लियस से कम आता है। तो ये प्रैक्टिकल मास ऑफ न्यूक्लियस है ना, ये जब मेजर किया गया प्रैक्टिकल मास ऑफ न्यूक्लियस, कैसे मेजर किया गया, ये क्या है, एटम का मास क्या है, मास ऑफ एवरी एटम वी नो,
सो मास ऑफ एटम माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, वो तो z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट बिकम्स नथिंग बट प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल मास ऑफ न्यूक्लियस। तो क्या पता चला मुझे? मुझे ये पता चला कि जो थियोरेटिकल मास है और जो प्रैक्टिकल मास है, इनमें डिफरेंस आता है। तो क्या प्रैक्टिकल में ज्यादा आता है या कम आता है? प्रैक्टिकल मास कम आया। इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज सम लॉस इन मास ऑफ द न्यूक्लियस। देयर इज सम लॉस इन मास ऑफ द न्यूक्लियस। जो मास हमें होना चाहिए था न्यूक्लियस का वो नहीं है, उससे कम है। मतलब देयर इज सम डिफेक्ट इन द मास, है ना, दैट इज कॉल्ड एज मास डिफेक्ट, है ना। तो इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट एक बड़ा प्यारा सा वर्ड है, नाम भी बड़ा क्लासी है। इस डेल्टा एम को क्या बोलते हैं? थ्योरेटिकल मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस प्रैक्टिकल मास ऑफ न्यूक्लियस, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें रफली बोल रहा हूं, थ्योरेटिकल मास ऑफ न्यूक्लियस मान लो आया 10 ग्राम, और प्रैक्टिकली मेजर किया तो पता चला आया 9.9 ग्राम। ऐसे मैं फालतू डेटा ले रहा हूं, तो बताओ तो मास डिफेक्ट कितना है? 0.1 ग्राम। तो मास डिफेक्ट क्या है? थ्योरेटिकल मास ऑफ द न्यूक्लियस माइनस प्रैक्टिकल मास ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये है मास डिफेक्ट। अब क्या कहा गया, वो इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये मास गया कहां? सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मास डिफेक्ट आया तो गया कहां? तो यही कहा आइंस्टीन ने कि ये जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस में कौन है? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है। तो ये सब न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स जब बन रहे थे, आपस में क्लोज आ रहे होंगे, ऐसा सोचना है। ये जब क्रिएट हो रहा होगा, तो क्रिएशन के समय क्या लगी होगी? क्रिएशन के समय जब वो पास आए होंगे, तो पूरा एक न्यूक्लियस बना होगा, है ना। तो न्यूक्लियस बना होगा, और वही न्यूक्लियस को स्टेबल करने के लिए, मान के ऐसे सोचो, ऐसे सोचना है, कैसे सोचना है कि समझो कि प्रोटॉन, मेरे पास 10 प्रोटॉन्स और 10 न्यूट्रॉन्स है। क्या मैं उन दोनों को पास में रख सकता हूं स्टेबली? नहीं रख सकता ना। तो मान लो उनको पास में रख दो। उसको स्टेबल करने के लिए क्या करता है न्यूक्लियस? अपने बॉडी में से कुछ मास को एनर्जी में कन्वर्ट करके क्या करता है? बाहर फेंक देता है। एंड दैट इज द रीजन ऑफ द स्टेबिलिटी। जैसे वो क्या करता है, उसी को बोलते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस। जैसे अपने न्यूक्लियस के मास में से ही कुछ मास को निकालकर वो बाहर फेंक देता है। क्यों फेंकता है? टू टू लोअर डाउन दी एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस टू अटेन दी स्टेबिलिटी, बिकॉज द न्यूक्लियस हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी ना बेटा। अरे न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रॉन्ग एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना बेटा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल एनर्जी, उतना पोटेंशियल एनर्जी वो स्टेबल नहीं हो सकता। तो क्या करता है? अपने मास में से ही कुछ निकाल कर उसने किधर फेंक दिया? बाहर फेंक दिया। एंड दैट एनर्जी रिलीज्ड, है ना, इज कॉल्ड मास एनर्जी इक्विवेलेंस। वो मास एनर्जी कितनी होती है? मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर, है ना। तो मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर, देखो यही है डेल्टा एम सी। हाँ, दिस इज द एनर्जी, दिस इज द एनर्जी। मैं अलग स्लाइड में लिखता हूं, E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। का मतलब ये हुआ बेटा, डेल्टा एम आप जानते हैं, इट इज नथिंग बट मास थियोरेटिकल माइनस मास प्रैक्टिकल ऑफ न्यूक्लियस इनटू सी स्क्वायर। दिस वाज द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ, अरे ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? क्या बना था उस समय? न्यूक्लियस। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस दिस वाज द एनर्जी रिलीज्ड। और हाँ, मतलब न्यू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस फ्रॉम सेपरेट न्यूक्लियॉन्स, है ना। न्यूक्लियस फ्रॉम, जैसे न्यूक्लियस बना है तो किससे बना है? फ्रॉम डिफरेंट न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स बोले तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, है ना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। दिस वाज, अब एक बात बताओ, दिस इज द एनर्जी रिलीज्ड, तो इसमें सबसे प्यारी बात क्या है, सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? मास किस में कन्वर्ट कर गया? मास किस में कन्वर्ट कर गया इस केस में? मास कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक, सॉरी, एनर्जी। मास को किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने? एनर्जी में। यही आइंस्टीन की ब्यूटी है, बिकॉज ही शोड दैट मास कैन ऑल्सो कन्वर्ट इनटू व्हाट? एनर्जी, है ना। मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, एंड दैट हैपेंस इन न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये चीज, अब एक चीज में बताओ, इसी को कौन सा बोलते हैं? इसी को बोलते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस।
मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मतलब मास और एनर्जी के बीच में इक्वालिटी बनाया आइंस्टीन ने, ठीक है ना। अब मैं तुमसे पूछता हूं बड़ी अच्छी सी बात, जैसे सोचो, अब लॉजिकली सोचना, जैसे मान लो, ऐसे सोचना, अब ये लॉजिक समझ में आना चाहिए। मान लो कि बेटा दो न्यूक्लियस बने, ऐसे मैं अपने मन से मनगढ़ंत कहानी बना रहा हूं, आप बस समझने की कोशिश करें। तुम बताओ, दो न्यूक्लियस बने, दोनों की, दोनों में याद रखना ये भी न्यूक्लियस है ना, ये भी न्यूक्लियस है, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये भी न्यूक्लियस है, इसमें याद रखना नंबर ऑफ प्रोटॉन समझ लो इसमें भी 10 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें 10 ही है, ऐसे ही मान लो, इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन 10 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 10 है, मतलब दोनों आइडेंटिकल है सिंपल भाषा में। अब सोचो इसने फॉर्मेशन के समय इसका, अच्छा ऐसा बोल देता हूं, इसका थियोरेटिकल मास सपोज 20 ग्राम है, ऐसे मैं टाइम पास बोल रहा हूं, प्रैक्टिकल मास सपोज 19 ग्राम है, इसका थियोरेटिकल मास सपोज 20 ग्राम है एंड प्रैक्टिकल मास सपोज 18 ग्राम है। कौन ज्यादा स्टेबल है? कौन ज्यादा स्टेबल है? बोथ आर आइडेंटिकल न्यूक्लियस, बोथ आर आइडेंटिकल न्यूक्लियस, बोथ आर आइडेंटिकल न्यूक्लियस, मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नाउ व्हाट आई एम टेलिंग इज द थियोरेटिकल मास ऑफ बोथ ऑफ देम आर सेम and the practical mass of both of them are different. बताओ, by seeing the practical mass can you tell me which one must be more stable nucleus? कैसे सोचेंगे? सोचो, ध्यान से देखो, what happens, first of all let us understand the meaning of stability. What do you understand by stability? Stability means minimum energy maximum stability, minimum energy maximum stability. Let's see which of the two nucleus has liberated more energy. किसने ज्यादा एनर्जी एमिट कर दिया, जिसने ज्यादा एनर्जी अपनी बॉडी से निकाल दिया वो ज्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है। तो बताओ किसने ज्यादा, किसका मास डिफेक्ट ज्यादा है? सो डेल्टा m1 इफ यूल सी 20 ग्राम माइनस 90 ग्राम दैट इज 1 ग्राम, है ना। अच्छा, व्हाट इज डेल्टा m2? दैट इज 20 ग्राम माइनस 18 ग्राम दैट इज हाउ मच? 2 ग्राम। किसमें मास डिफेक्ट ज्यादा, मतलब हाउ मच? दिस मच हेयर 2 ग्राम मास, here 2 gram mass of the nucleus got converted into what? Energy, delta m c square, delta m2 c2, delta m2 c square, और यहाँ पे E1 कितना? delta m1 c square. Now I can see that what? Delta m2 is greater than delta m1, so E2 is greater than E1. What is the meaning of it? The energy liberated in the second nucleus formation was more and the energy liberated in the first nucleus formation was less. So more energy got liberated means the final energy of this nucleus is less and the final energy of this nucleus is more. जिसकी एनर्जी कम होगी फाइनल एनर्जी वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। अच्छा, अब एक बात को समझते हैं, देखो ये बड़ी प्यारी सी बात है। अब एक बात बताओ मुझे, दैट, सर इसे ऑन कर दीजिए, इसे बात बताओ, कैन आई टेल यू मीन्स दिस मच एनर्जी is required to break the nucleus, sorry, this much energy is required to form the nucleus. न्यूक्लियस को बनाने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत है? डेल्टा mc स्क्वायर। जितनी एनर्जी न्यूक्लियस को बनाने में जरूरत है, क्या उतनी ही एनर्जी न्यूक्लियस को तोड़ने में भी जरूरत है? दैट इज द सेम थिंग ना। द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म द एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब द एनर्जी विच इज लिबरेटेड टू फॉर्म द न्यूक्लियस, क्या उतनी एनर्जी अगर वापस दे देंगे तो वापस न्यूक्लियस टूट जाएगा ना। वो मतलब होना चाहिए, है ना। जैसे मान लो उसको बनाते समय 10 जूल लगा था, खर्च किया था मैंने बनाते समय, तो अगर वापस 10 जूल एनर्जी उसको दे देंगे, मतलब खर्च किया था, मतलब बनाते समय 10 जूल मैंने निकाला था उससे बाहर, उसे स्टेबल करने के लिए, तो क्या मैं वापस अगर 10 जूल डाल दूंगा तो वापस उससे वो टूट जाएगा। सो दैट इज द थिंग विच इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। यही है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी मीन्स द एनर्जी विच इज, बाइंडिंग एनर्जी का दो डेफिनेशन है, मैं दोनों डेफिनेशन लिखाऊंगा तुम्हें ना, बाइंडिंग एनर्जी। सो वी आर नाउ गोइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। यही है वो बाइंडिंग एनर्जी। अब बात चलो करते हैं वापस बाइंडिंग एनर्जी की। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, देखो लेट्स अंडरस्टैंड, वो मैंने टॉपिक लिखा था बाइंडिंग एनर्जी।
ध्यान से सुनो। जैसे बाइंडिंग एनर्जी को समझना है कि लाइक सपोज बाइंडिंग एनर्जी क्या है। हर न्यूक्लियस के पास एक बाइंडिंग एनर्जी है ना। जैसे मान लो इस न्यूक्लियस ने अपने फॉर्मेशन के समय 10 जूल निकाला था, लिबरेट या एमिट, 10 जूल एनर्जी रिलीज, हाँ ये ज्यादा अच्छा, एनर्जी रिलीज्ड है ना। 10 जूल निकालकर स्टेबल हुआ था, तो 10 जूल डालकर भी क्या हो सकता है, अनस्टेबल हो सकता है ना। सो अगर मैं इस पे 10 जूल डाल दूं एनर्जी, है ना, देन इट विल ब्रेक ना अगेन, है ना। 10 जूल एनर्जी इज, ठीक है ना, एनर्जी इज गिवन कितना, 10 जूल, देन इट विल अगेन ब्रेक, है ना, अगेन ब्रेक इनटू सेपरेट न्यूक्लियॉन्स, है ना, सेपरेट न्यूक्लियॉन्स, ठीक। तो इस तरीके से, तो यही मतलब कहने का है, राइट दिस डेफिनेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी नाउ, राइट, राइट द डेफिनेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, राइट, द एनर्जी required, the energy required to break the, to break the nucleus, to break the nucleus into सेपरेट न्यूक्लियॉन्स, है ना, इनटू डिफरेंट सेपरेट न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। जैसे सिंपल भाषा में कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होता है, ब्रेक, न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं ना, ब्रेक द न्यूक्लियस, लेकिन न्यूक्लियस को ब्रेक करने का मतलब ऐसा नहीं कि छोड़ दिया ब्रेक करके, एवरी न्यूक्लियॉन्स मस्ट बी सेपरेटेड टू ईच अदर बाय इनफाइनाइट डिस्टेंस, सो इफ दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस, है ना। तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ब्रेक द न्यूक्लियस करने के लिए, उतनी ही एनर्जी मतलब वो अपोजिट भी है ना, फॉर्मेशन के लिए भी उतनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से जैसे मैं कह रहा था, अच्छा एक बात समझ, अब आएगा उन बातों पे बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं बाइंडिंग। अब एक बात बताओ कि बाइंडिंग एनर्जी क्या है, अपने आपको समझ में आया मैथमेटिकली, इट इज नथिंग बट डेल्टा एम सी स्क्वायर, यही तो है बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, अब बताओ, बात बताओ, डेल्टा एम सी स्क्वायर इज बाइंडिंग एनर्जी, दैट्स ग्रेट। एंड अभी जैसे मैं बोलूंगा कि बाइंडिंग एनर्जी इंपॉर्टेंट है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, जैसे समझो कि कोई अगर एटम है, जैसे ऐसे सोचना, इसका मान लो है, एक काम करते हैं पहले फॉर्मूला बना लेगा, नहीं चलो 4 है, और इधर मान लेते हैं 20 है, ऐसा सोचना, और एक y है, ठीक है ना, इसमें तो बाइंडिंग एनर्जी मान लो तो ठीक है, इसको कर देते हैं 2, और इसको कर देते हैं कुछ भी रैंडम रखता हूँ मैं, ऐसे कोई फेक 8, और इसको कर देता हूँ 40, है ना, 40 या 100 कर देते हैं, 100, है ना, ये दो एटम्स है, ठीक है ना, मैं रैंडम लिया है डेटा, इसमें सीरियसली मत लेना। अच्छा, दोनों की बाइंडिंग एनर्जी सेम है, लेट अस कॉल इट एज 500 जूल, दोनों की बाइंडिंग एनर्जी सेम है, किसकी, इसकी और इसकी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं दैट बोथ आर हैविंग सेम स्टेबिलिटी, क्या मैं कह सकता हूं कि बोथ आर हैविंग सेम स्टेबिलिटी। नाउ वन थिंग आई हैव मेड श्योर दैट बाइंडिंग एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू stability of nucleus, the more energy liberated during the formation of nucleus is proportional to the stability, है ना। तो जितना एनर्जी रिलीज होगा फाइनल एनर्जी उतना कम होगा, तो ये बाइंडिंग एनर्जी, इसी बाइंडिंग एनर्जी को क्या बोलते हैं, डेल्टा एम सी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। नाउ आई एम आस्किंग यू द सेकंड क्वेश्चन, आई एम टेलिंग यू दैट बोथ आर हैविंग सेम बाइंडिंग एनर्जी, लेट्स सपोज, so will the both atom have same stability? It is not exactly like that, it is not exactly like that, मतलब क्या है मैं बताता हूँ, समझो। बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द न्यूक्लियस और ब्रेक द न्यूक्लियस, बोथ द थिंग्स आर करेक्ट, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, तो जैसे मैं बोलूं, if I want, if some energy 500 joule is there, so let's see how much energy per nucleon is there, that is important। जैसे मैं बोलूं बाइंडिंग एनर्जी per nucleon here,
सो इट विल बिकम A1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दैट इज A2। अब ध्यान से देखेंगे अगर हम लोग तो क्या हुआ देख बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब 500 डिवाइडेड बाई 20। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 25 जूल पर न्यूक्लियन और यहाँ पे कितना आया बाइंडिंग एनर्जी ये हो गया 500 बाई 100 मतलब 5 जूल पर न्यूक्लियन। अरे भाई अब ध्यान से देखो जैसे ऐसे सोचना है ठीक है ना जैसे सोच बेटा यहाँ पे मुझे कितने लोगों को असेंबल करना था 100 लोगों को और यहाँ कितने लोगों को असेंबल करना था 20 लोगों को ठीक है असेंबल करना था और ये वही बात है दो एटम है जिसमें एक बार 100 लोगों को असेंबल करना है एक में 20 लोगों को असेंबल करना है और 100 वाले ने भी उतनी ही एनर्जी इमिट की है सराउंडिंग में जितनी 20 वाले ने की। तो 100 वाले ने जितनी एनर्जी एमिट की सराउंडिंग में वो 100 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन था तो उसको स्टेबल रखने के लिए और एनर्जी एमिट करनी चाहिए थी उसे बट दोनों ने एनर्जी एमिट सेम की। तो देखा ये नहीं जाता कि एनर्जी एमिट दोनों ने सेम की कि नहीं की देखना चाहता है कि एनर्जी एमिट पर यूनिट न्यूक्लियन कितना है। तो एनर्जी एमिटेड पर यूनिट न्यूक्लियन तो पर यूनिट न्यूक्लियन मतलब एवरी 1 यूनिट न्यूक्लियन पे कितना ज्यादा एनर्जी एमिट किया। तो देखो तो एवरी 1 न्यूक्लियन को साथ रखने के लिए ऐसा कहा जाएगा 5 जूल एनर्जी इसने एमिट की और इसने कितनी की 25 जूल एनर्जी एमिट की। तो सोच ये वाला बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। अगर हम लोग बोलेंगे तो यहाँ पे स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी ऑफ एक्स is greater than stability of y because the binding energy per nucleon of x is greater than bind ये बिल्कुल पर कैपिटा और इनकम जैसा है बेटा देख ये बिल्कुल पर कैपिटा इनकम जैसा है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो समझ लो जैसे मान लो कि ये दो कंट्रीज हैं जैसे कहा जाता है इंडिया इज टेकिंग ओवर ब्रिटेन एंड दैट्स अ फुलिश थिंग बोथ आर हैविंग सेम जीडीपी। So what is the meaning of it that India is becoming equal richer than Britain ऐसा कुछ है क्या ब्रिटेन के बराबर हो गया हम लोग नहीं हमारी जीडीपी मैच की है बट जीडीपी पर कैपिटा दैट इज जीडीपी बाय पॉपुलेशन इज इंपॉर्टेंट। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वही है ये है अपना ये ब्रिटेन है फ्रांस है जिसको हम लोग रोज कहते हैं कि हम लोग क्रॉस कर रहे हैं हम मूर्ख हैं हम पागल हैं ऐसा कुछ भी नहीं है ये इंडिया है। देखो दोनों का क्या मैच कर गया टोटल एनर्जी अरे टोटल एनर्जी दोनों का सेम है मतलब जीडीपी सेम हो गया बट जीडीपी पर यूनिट पॉपुलेशन जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन करो तो देखो जीडीपी इसने कितने लोगों पे डिवाइड की है 20 पे और इसने जीडीपी कितने लोगों पे डिवाइड की है 100 पे। तो ये इसका पर कैपिटा हो गया ना एनर्जी। तो ज्यादा स्टेबल कौन है ये थोड़ी होगा ये होगा ना क्योंकि इसके पास पर यूनिट न्यूक्लियन ज्यादा एनर्जी एमिट किया है इसने स्टेबिलिटी के लिए। सो दिस इज मोर स्टेबल एंड दिस इज लेस स्टेबल है ना। सो दैट इज द क्लैरिटी है ना ये पर कैपिटा इनकम जैसा ही है वो भले जीडीपी इक्वल हो गई है बट स्टिल ब्रिटेन इज मोर रिचर देन अस बिकॉज एवरी इंडिविजुअल ऑफ दैट कंट्री इज हैविंग मोर इनकम इन एवरी एनुअल ईयर है ना उसका इनकम ज्यादा है पर कैपिटा इनकम मतलब इनकम ऑफ द एनुअल ईयर है ना। वहाँ के एक इंसान के इनकम मुझे आई थिंक इट्स रफली 42,000 ऐसा कुछ डॉलर है इंडिया के शायद 3,000 के आसपास डॉलर है। सो डोंट ट्राई टू एवर कंपेयर अबाउट इट ठीक है ना। हाँ यस मीन्स एवरी न्यूक्लियन मीन्स 1 न्यूक्लियन है ना पर न्यूक्लियन जैसे व्हेन यू ब्रॉट द फर्स्ट न्यूक्लियन सेकंड न्यूक्लियन है ना पर न्यूक्लियन दैट इज थिंग है ना एक न्यूक्लियन। अच्छा और इसमें बात देख क्या है मास एनर्जी इक्विवेलेंस हुआ ये समझ में आया। अब इसी पे क्या हुआ बात इसी पे ग्राफ बनता है देखो व्हाट इज दैट ग्राफ ये ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन द वाई एक्सिस एंड द मास नंबर इन द एक्स एक्सिस। अब एक बात समझो वाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जैसे मैं बात बताता हूँ किसको डिफिकल्ट रखना है मतलब डिफिकल्ट क्या है ज्यादा जैसे कि कीपिंग अ स्मॉल न्यूक्लियस इज इजी है ना एंड कीपिंग अ बिग न्यूक्लियस इज डिफिकल्ट। सो इफ यू सी दैट whenever the nucleus is getting formed बात समझना जब न्यूक्लियस बनता है तो ज्यादा एनर्जी कौन एमिट करेगा जो बड़ा न्यूक्लियस होगा है ना टू मेंटेन द स्टेबिलिटी और छोटे न्यूक्लियस कम एनर्जी एमिट करेंगे। तो देखो तो व्हेन द मास नंबर इंक्रीजेस कैन यू सी दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। अच्छा एक बात समझ में आती है दैट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर लीनियर नहीं है लेकिन है मास नंबर मतलब जैसे मान लो हाइड्रोजन का एटम है तो एक ही प्रोटॉन है काहे का कोई बाइंडिंग एनर्जी की जरूरत ही नहीं है ना। और हीलियम में क्या है एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है अब बाइंडिंग एनर्जी की जरूरत है मतलब एनर्जी रिलीज करने की जरूरत है लिथियम में और ज्यादा जरूरत है। तो जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता है वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी बढ़ती है
है ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी बढ़ती है, ठीक। बट इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, अब इसमें बोलता है सर स्टेबिलिटी क्यों बढ़ रही है, देखा जाए तो आप बोलेंगे सर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रहा है मतलब स्टेबल होता जा रहा है न्यूक्लियस, तो ये थोड़ा उल्टा टाइप का है ना, कि आप बोल रहे हैं कि सर न्यूक्लियस बड़ा होगा तो स्टेबिलिटी कम होना चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होनी चाहिए, बट इट इज नॉट लाइक दैट। एक एन बाई पी का रेशियो भी होता है इंपॉर्टेंट, बट उस पर फिलहाल जाने से अच्छा मैं ये बताता हूँ, तो मैं सुनो कि जब न्यूक्लियस बढ़ता है तो क्या होता है, न्यूट्रॉन बढ़ते हैं, तो न्यूट्रॉन भी बढ़ रहे होते हैं ना, तो न्यूट्रॉन बढ़ते हैं तो क्या होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा हो जाती है, तो स्टेबिलिटी, ज्यादा न्यूट्रॉन होने से क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होने की चांसेस है, और ज्यादा प्रोटॉन होने से कम स्टेबल होने की चांसेस है ना। तो इस तरीके से देखा जाता है, जैसे जैसे मास नंबर बढ़ती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ता है, बट ये आतंक जो है ये 56 ही तक चलता है, 56 तक, उसके बाद वही होता है जो हम लोग सोच रहे थे कि अब साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होगी। सो 56 तक, 56 तक एकदम जैसे जैसे न्यूक्लियस बड़ा होता है ना, वैसे वैसे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। और सबसे स्टेबल न्यूक्लियस मालूम है आपको किसका आता है, आयरन का, याद रखना हमेशा, आयरन का क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर 56, है ना, मास नंबर कितना होता है उसका 56। आयरन हैज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस, एंड यू मस्ट नो दैट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ आयरन इज 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8.8 पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियस, है ना। तो न्यूक्लियन, तो सबसे स्टेबल न्यूक्लियस किसका होता है, आयरन का होता है। और आयरन के बाद जब आप मूव करेंगे मास नंबर अगर आप फिर भी बढ़ा रहे हैं तो देखो तो दे आर बिकमिंग अनस्टेबल, दे आर बिकमिंग अनस्टेबल। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो अभी आप फ्यूचर में भी सीखेंगे कि इधर ही वाले जो होते हैं, जैसे अनस्टेबल वाले हैं ना, जैसे यही हो जाता है कुछ यूरेनियम, यही टूट कर क्या बन जाता है, थोरियम, है ना। और फिर ये टूट टूट कर ऐसे नीचे की तरफ, इधर की तरफ भागते हैं, ये वाला टूटता है इधर वाला बन जाता है ना। तो अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, तो हम लोग देखेंगे दैट प्रोसेस विल सी, दैट इज कॉल्ड एज फिजन, है ना। इधर वाले फिजन, अब इधर वाला क्या होगा, इधर वाला एक हाइड्रोजन, है ना, 1H1 जुड़ जाएगा किससे, 1H2 से, और क्या बना देता है, हीलियम हीलियम बनाता है ना। इसको फिजन, इधर वाले फिजन करते हैं और इधर वाले फ्यूजन करते हैं। सो दिस इज, इफ यू आर मूविंग अप देन यू आर डूइंग, सॉरी, फ्यूजन, इधर होता है फिजन, इस पार्ट ऑफ द ग्राफ से। अभी ये चीजें, ये नई वर्ड है इसलिए मैं ज्यादा इसमें बोलता नहीं हूँ, विल डिस्कस दैट मीनिंग ऑफ न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन इन डिटेल। सो अभी उसको फिर से ग्राफ को लॉन्च करेंगे, तो क्या होगा, ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट डेटा देने में मजा नहीं आएगा। एक काम करेंगे, जब फिजन करेंगे, टाइप्स ऑफ फिजन, कितने फिजन है, कितने डीकेज हैं, तो उससे मैं इसको हम लोग फिर से ग्राफ को लाएंगे, ठीक है ना। अभी मुझे बात ये समझ में आता है कि आयरन 56 तक मास नंबर बढ़ाओ बाइंड स्टेबिलिटी बढ़ती है, और 56 के बाद मास नंबर बढ़ाओ स्टेबिलिटी घटती है, ठीक है ना। सो दिस इज द कर्व, ठीक। और नाउ this beautiful curve, after this, now let us try to understand that न्यूक्लियर जो होता है, ये रेडियो एक्टिविटी जो होती है ना, न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी जो होती है, रेडियो एक्टिविटी में क्या टूटता है, रेडियो एक्टिविटी जो होता है ये या तो टूटेगा या तो जुड़ेगा, है ना, या तो टूटेगा या तो जुड़ेगा। अभी यही चीज हमें देखी जाती है कि या तो न्यूक्लियस में फिजन होगा, या तो न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस जुड़कर एक नया न्यूक्लियस बनाएंगे, फ्यूजन होगा, है ना। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अभी फिलहाल हम लोग समझते हैं, चलो इसको, फिजन को। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन मतलब न्यूक्लियस का टूटना, फिजन मतलब टूटना होता है, न्यूक्लियस का टूटना। अच्छा, न्यूक्लियस जब टूटती है तो कुछ वैरायटी होती है उसके टूटने की, ऐसे ही रैंडम नहीं टूटता। जब वो टूटता है तो कुछ तरीके से टूटता है। देर आर फ्यू वेज इन विच द न्यूक्लियस ब्रेक्स, ब्रेक करता है तो ऑब्वियसली एक नया न्यूक्लियस बनता है, स्टेबल न्यूक्लियस। बट उस न्यूक्लियस के बनने के प्रोसेस में, है ना, दो और चीजें, तीन और चीजें होती हैं, उन चीजों को कहते हैं, टूटता है तब तो तीन तरीके से टूटता है, या तो होगा वो अल्फा टूटना, अल्फा डी के, या तो होगा वो बीटा डी के, है ना, और या तो होगा वो गामा डी के, गामा डी के। अच्छा, बीटा डी के कितने टाइप के, बीटा डी के दो टाइप के, वो भी हम लोग देखेंगे, है ना। एक होता है बीटा माइनस,
और एक होता है बीटा प्लस, एक होता है बीटा माइनस और एक होता है बीटा प्लस। ठीक, तो ये तरीके हैं फिजन में, है ना, कौन अल्फा डीके करेगा, कौन बीटा डीके करेगा, कौन गामा डीके करेगा, तीनों क्या होते हैं। तो अब इन तीनों को समझना है तो सबसे पहले आपको ऊपर में कौन दिख रहा है, अल्फा डीके। लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अल्फा डीके। देखो अल्फा डीके, ये रहा अल्फा डीके, अपना टॉपिक है अल्फा डीके। सो आई एम राइटिंग द टॉपिक हियर, ये है अल्फा डीके। देखो अल्फा मतलब मालूम है ना आपको, अल्फा किसको कहते हैं, अल्फा इज, अच्छा एक चीज बता दूं अल्फा बीटा गामा क्यों रखा गया, बिकॉज अर्लियर व्हेन द रेडियोएक्टिव मटेरियल्स वेर ऑब्जर्व्ड, देन पीपल वेर स्टार्टेड नोइंग दैट कुछ तो निकल रहा है उसके साथ साथ, बट उसका नाम पता नहीं था। तो जब भी नाम नहीं पता होता है तो क्या बोल देते अल्फा बीटा गामा, तो ये रैंडमनेस में नाम रखा गया है ना, बिकॉज अर्लियर द पीपल वेर नॉट अवेयर अबाउट इट। बाद में पता चला कि ये जो अल्फा अल्फा बोल रहे हैं ना, ये अल्फा कुछ और नहीं, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम है। और हीलियम के कितने मास नंबर होता है, मतलब मास नंबर होता है उसका 4, 4 मतलब 4 न्यूक्लियॉन्स होते हैं उसमें, जिसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये अल्फा पार्टिकल जो होता है ना बेटा, अगर आपको नहीं पता है, पता होगा मेरे हिसाब से, अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट व्हाट, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, वेयर 4 इज द मास नंबर, वेयर 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 न्यूट्रॉन्स एक साथ चिपक कर, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स एक साथ चिपक कर बाहर निकलते हैं, उसको अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स एक गुच्छा बनाकर बाहर निकलता है। तो देखो अब आते हैं, बात करते हैं एक्स जेड ए, कोई एक एटम है जो टूटने वाला है, एटम या न्यूक्लियस जो बोलना बोले, ये कोई न्यूक्लियस है एक्स जेड ए, ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो टूटेगा, टूटेगा तो क्या बना, एक नया न्यूक्लियस बनेगा, बट साथ में क्या निकलता है, अल्फा पार्टिकल, मतलब एक, देखो तो अब अल्फा पार्टिकल निकला जिसका मास नंबर 2 है, तो मास नंबर 2 है मतलब क्या हुआ, 2 प्रोटॉन कम हो गए ना, किसमें, इस इस वाले एटम में कितने प्रोटॉन कम हो चुके हैं, 2 प्रोटॉन कम हो चुके हैं, तो क्या बन जाएगा ये Z-2, नया एटम बन जाएगा। और यहीं पे मैं एक बड़ी प्यारी सी बात बताता हूं तुम्हें, बड़ी नाइस थिंग विच यू शुड लिसन, दैट व्हाट इज द थिंग विच गिव्स द आइडेंटिटी टू अ एटम। अब यह बात आप जान ले, जैसे एटम हैज 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स मेजरली, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो मैं तुमसे पूछता हूं, इन तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स में आइडेंटिटी कौन देता है, जैसे अगर कोई कार्बन है तो कार्बन क्यों है, वो प्रोटॉन के कारण है, न्यूट्रॉन के कारण है कि इलेक्ट्रॉन के कारण है। अगर आप ये नहीं जानते तो जानना चाहिए था आपको, मैं बताता हूँ सुनो। एवरी एटम गेट्स इट्स आइडेंटिटी फ्रॉम द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, न्यूट्रॉन चेंज हो सकता है ना, क्यों, क्योंकि देखो तो आइसोटोप क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। व्हाई द टू एटम्स हैव डिफरेंट मास नंबर इन आइसोटोप्स, बिकॉज दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना। जैसे मैं छोटी सी बात बता देता हूँ, इसको मैं फिर मैं भूल जाऊंगा नहीं तो, जैसे मान लो कार्बन 12 सुना होगा आपने 6, और एक सुना होगा कार्बन 8 14, बताओ तो ये दोनों कार्बन क्यों है, इनका मास नंबर तो अलग अलग है, ये फिर भी कार्बन क्यों है ना, ये फिर भी कार्बन क्यों है, ध्यान से देखो तो, सॉरी 6 14, यहाँ पे ये हो जाएगा 6 14, ध्यान से देखो, तो इसमें क्या है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 6, और इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 6। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 12 माइनस 6, दैट इज 6। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 14 minus 6, that is 8. Can you see that it is both the carbon atom have same number of proton but different number of neutron. So they are technically having same, देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन ही क्या होता है एटॉमिक नंबर, है ना, और ये क्या होता है A1 और ये क्या है A2। सो दे हैव सेम Z, Z तो दोनों का क्या है सेम है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, इनको क्या बोलते हैं आइसोटोप्स। तो ये बात मुझे समझ में आती है दैट बोथ दी केसेस कार्बन ही है, बट उनमें क्या डिफरेंस है, उनमें डिफरेंस न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन का डिफरेंस नहीं होता, प्रोटॉन गिव्स द आइडेंटिटी टू द एटम, अगर प्रोटॉन का नंबर आपने चेंज कर दिया तो कार्बन वो रहेगा नहीं, है ना, तो याद रखना, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, यू शुड नो इट, ओके। हाँ मतलब जैसे कि अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इलेक्ट्रॉन का तो सिग्निफिकेंस है ही नहीं एटम में, इलेक्ट्रॉन
क्या होता है इलेक्ट्रॉन इज एन आउटर थिंग, लाइक सपोज जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि सन के अबाउट कौन रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ। तो अर्थ करे चाहे कोई और डब्बा घूम जाए या कुछ भी घूम जाए, सन का अस्तित्व को, मतलब द एग्जिस्टेंस ऑफ सन डजंट डिपेंड्स ऑन द प्लैनेट्स ना। सो इट्स सिंपल थिंग, सोलर सिस्टम है तो सन का एग्जिस्टेंस से, एग्जिस्टेंस में प्लैनेट्स का रिवॉल्विंग में क्या मतलब, वो तो ऑर्बिट्स हैं, कोई भी रिवॉल्व करे। सो इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट प्ले द रोल ऑफ द नेचर ऑफ द एटम, है ना, नेचर ऑफ द एटम इलेक्ट्रॉन्स नहीं बताता, ठीक है ना। यस, सम इलेक्ट्रॉन्स आर अटैच्ड टू दैट एटम बट नेचर ऑफ एटम इज गिवन बाय द प्रोटॉन्स नंबर। ओके, नाउ ध्यान से देखो तो अल्फा पार्टिकल निकल गया, अल्फा पार्टिकल निकल गया मतलब दो प्रोटॉन चले गए इसके पास से, किसके पास से, एक्स से पास से। अब इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। अब कितना हो चुका है, Z-2। तो ये एलिमेंट ही चेंज हो गया, ये एटम ही चेंज हो गया, न्यूक्लियस ही चेंज हो गया। तो न्यूक्लियस बदल चुका है, Z-2। इसमें चार क्या जा चुके हैं, मास नंबर, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, तो मास नंबर कितना कम हो जाएगा, A-4। सो दिस इज अ न्यू atom which is formed in the alpha decay and this is the alpha particle which is emitted। अब इसका एग्जांपल बेस्ट है, देखो यूरेनियम, फेवरेट, यूरेनियम 92 इज द एटॉमिक नंबर एंड 238 इज द मास नंबर। अच्छा बताओ तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा इसमें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 238 माइनस 92, है ना। तो ध्यान से देखो, कैन यू सी दैट अल्फा पार्टिकल अगर एमिट हुआ तो यूरेनियम में से दो प्रोटॉन चले गए, है ना, दो प्रोटॉन चले गए, तो दो प्रोटॉन चले गए, देखो इधर दो प्रोटॉन चले गए, तो बचा कितना प्रोटॉन, 90 प्रोटॉन बचा, है ना। और दो न्यूट्रॉन भी चले गए, दो न्यूट्रॉन और दो प्रोटॉन चले गए, तो चार चला गया ना, तो ये क्या बचा, 234। दिस इज थोरियम, है ना, एंड दिस इज यूरेनियम, और वो रहा अल्फा पार्टिकल, ये एमिट हो जाता है, ठीक है ना, एमिट। ठीक, एक और एग्जांपल है एमरीसियम, इसको बोलते हैं एमरीसियम। एमरीसियम 95 में से दो प्रोटॉन चला गया, बचा कितना, 93। और मास नंबर के साथ दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन चला चुका है, तो इसलिए 238। और ये 238 माइनस 4 कितना होता है, 234 होना चाहिए, तो 234, है ना। इस तरीके से ये चीजें हैं अल्फा डीके में। अब अल्फा डीके में बहुत सारी और भी चीज है, हाँ। द एनर्जी ऑफ, अब ई इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर क्या है इसमें, ये भी आएंगे, अभी उसी पे आने वाले हैं, देखो अब इसी पे आने वाले हैं कि क्या सर यहाँ पे नया न्यूक्लियस बना है, तो क्या यहाँ भी मास एनर्जी इक्विवेलेंस लगी है, यस लगी है, वो हम लोग देखेंगे अभी तुरंत उस पे आने वाले हैं। उसको बोलते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस इन अल्फा डीके, ये रहा, देखो मास एनर्जी इक्विवेलेंस इन अल्फा डीके। अब बताता हूं तुम्हें मजेदार बात। अब आ जाओ यहाँ पे, कैसे देखते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस, एक्स टूट कर क्या बना, वाई और अल्फा। एक्स टूट कर क्या बना है भाई, वाई और अल्फा। एक्स टूट कर बना है वाई और अल्फा, तो इसमें रिएक्टेंट कौन है, यही है ना रिएक्टेंट, और इसमें प्रोडक्ट कौन है, ये दोनों प्रोडक्ट है। तो क्या देखा गया कि मास ऑफ रिएक्टेंट निकाला गया और मास ऑफ प्रोडक्ट निकाला गया, कौन ज्यादा आया या इक्वल है, मास ऑफ रिएक्टेंट निकाला गया और मास ऑफ प्रोडक्ट निकाला गया। पता चला कौन सा ज्यादा आया, मास ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा आया, मास ऑफ प्रोडक्ट क्या आया, कम आया। प्रोडक्ट की मास कम हो गई, तो मास जो कम हुई वही डिफरेंस इन मास को क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। दैट इज मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, इसी को क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट, है ना। अब यही मास डिफेक्ट, ये मास जो कम हुआ वो गया कहाँ, यही तो चला गया एनर्जी में। और वो एनर्जी कौन सी है, वही एनर्जी चली जाती है काइनेटिक एनर्जी में। किसकी काइनेटिक एनर्जी, हीलियम और वाई की, हीलियम और वाई एटम की काइनेटिक एनर्जी में वो डेल्टा एमसी स्क्वायर चला जाएगा। दैट इज ऑल्सो अ टॉपिक फॉर यू, वो बाद में आएगा ना। दैट डेल्टा एमसी स्क्वायर गया कहाँ, इन दी फॉर्म ऑफ काइनेटिक, क्योंकि एक्स तो अब रहा नहीं ना, एक्स टूट कर क्या बन चुका है, वाई और अल्फा, तो वाई और अल्फा की काइनेटिक एनर्जी में वो चला जाएगा। हाफ m1v1 square plus half m2v2 square is equal to delta m c square. We'll understand that in future also. Okay, now so mass defect निकालते हैं। तो मास डिफेक्ट में देख mr, मास ऑफ रिएक्टेंट, तो मास ऑफ रिएक्टेंट कैसे, अच्छा एक बात बता मुझे, what is the most common thing to get, mass of atom or mass of nucleus? Mass of atom is given everywhere in the periodic table, so everybody knows about the mass of atom. So we'll go in the derivation with the help of mass of atom. अगर मुझे mass of atom पता है तो उसमें से क्या माइनस कर दो, mass of electron, तो बचता क्या है, mass of nucleus। तो उसी तरीके से देखो मास डिफेक्ट निकाल रहा हूं, तो मास ऑफ रिएक्टेंट अगर मैं निकालूंगा तो मास ऑफ एटम x माइनस z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो मास ऑफ एटम x, ये mx क्या है बेटा, हाँ मास ऑफ
एक्स एटम, है ना, माइनस द मास ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स विल गिव दी, ये क्या है, एम आर क्या होगा, दिस इज द मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एक्स एटम ना, अरे मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एक्स एटम, न्यूक्लियस का मास है एक्स एटम का, वही तो रिएक्टेंट है, ठीक। अच्छा प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट मास ऑफ, सम ऑफ मास ऑफ बोथ दिस एटम, इन दोनों के सम को क्या बोलेंगे, मास ऑफ प्रोडक्ट। तो देखो मास ऑफ प्रोडक्ट अगर हम लोग निकालेंगे तो देखो साफ साफ समझ में आएगा, यहाँ पे देखो ये है ना मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट याद रखो, पहले इसका मास निकालो, इसका मास क्या, मास ऑफ एटम वाई माइनस जेड माइनस टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ प्रोडक्ट है मास ऑफ एटम वाई माइनस, देखो ये वाला माइनस जेड माइनस टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर मास ऑफ अल्फा मतलब मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, है ना, माइनस कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ अल्फा होता है ना, मास ऑफ हेलियम बोल देते हैं ज्यादा अच्छा लगेगा, मास ऑफ हेलियम एटम में से क्या घटा दो, 2 इलेक्ट्रॉन का मास, तो ये मास ऑफ प्रोडक्ट है। अब इन एम आर माइनस एम पी करो, तो एम आर और माइनस एम पी करेगा तो कट पिट करके तुम्हें क्या दिखेगा, ये आता हुआ नजर आएगा डेल्टा एम। देखो तो डेल्टा एम क्या आ रहा है, मास ऑफ एटम एक्स, लास्ट में वो कट गया, देखो जेड एम ई प्लस एम ई, हमेशा कटे जरूरी नहीं है, आप इसको देख लें कोई इश्यू नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ सुन लो, मास ऑफ, देखो मास ऑफ वाई कैसे निकाला मैंने, मास ऑफ एटम वाई माइनस जेड माइनस टू एम ई। अच्छा मास ऑफ हेलियम कैसे निकाला है, हेलियम न्यूक्लियस, मास ऑफ हेलियम एटम माइनस 2 ME, अरे यार, है ना, समझा मैंने क्या किया, ठीक। अच्छा इसी को जब करेंगे तो ऐसा आएगा, अब लास्ट में क्या दिखता है, मास ऑफ एटम एक्स माइनस मास ऑफ एटम वाई माइनस मास ऑफ हेलियम, ये तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो इसको हेलियम लिख दो, माइनस मास ऑफ हेलियम एटम, ठीक। और ये चीज, अब ये देखो ये डेल्टा एम आया, अब ये डेल्टा एम जो आता है ना, यहीं पे मजेदार बात आती है, ये डेल्टा एम तुम्हारे हिसाब से किस में आना चाहिए, केजीज में, बट केजीज में आता है क्या, केजीज में ये मास डिफेक्ट नहीं आते, ये बहुत छोटे होते हैं ना बेचारे, न्यूक्लियस का मास होता है कितना छोटा सा होता है, तो ये छोटा सा न्यूक्लियस का जो मास होता है, ये जनरली जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, हमें पता है, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया तुम्हें, दैट मास ऑफ, अब थोड़ी कैलकुलेशन वाली बात, उसके बाद हम लोग इसको एंड करेंगे आज का, हाँ हाँ हाँ। तो देखो एक छोटी सी बात, कैलकुलेशन बेस्ड, जैसे कि हमें पता है ये जो मास डिफेक्ट आएगा, ये मास डिफेक्ट केजी ग्राम में नहीं आता, इसकी दुनिया अलग है, हाँ मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1 AMU होता है, और ये कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, आपको पता होना चाहिए, ठीक, इसी रेंज में आता है। तो अब देख हमारे पास क्या आया, एनर्जी जो मैंने निकाल लिया वहां पे सर डेल्टा MC², अब उसको रखना है मुझे, तो कैसे रखते हैं, अब यहाँ देखो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल्टा एम किस में रखता है तुम, केजी में, और C² का द वैल्यू कांस्टेंट है 3 इंटू 10⁸ होल स्क्वायर, लिखते चलो बस। तो देखो क्या लिखेंगे, डेल्टा एम अभी भी केजी में है, ये क्या हो गया 9 इंटू 10⁻16, ये जूल हो गया ना, ठीक। तो देखो मास केजी में है, टोटल एनर्जी किस में आ जाएगा, जूल में, तो एक काम करते हैं इसको भी हटा देते हैं, मास किस में है, केजी में है, मास अगर हम लोग किस में रखेंगे, ज्यादा अच्छा था क्या, मास अगर हम लोग डेल्टा एम केजी में रखेंगे तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, डेल्टा एम इंटू 9 इंटू 10⁻16 जूल। अब मुझे किसको रखना है, इसमें एएमयू में रखना है, तो एएमयू में रखना है तो सबसे पहले एएमयू में रखने से पहले क्या कर लेते हैं, जूल वाले एनर्जी को याद रखना हमेशा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो याद रखना कि 1 जूल मतलब अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है तो क्या कर दो, इस पूरे को किससे डिवाइड कर दो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, अगर हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो मालूम है ये जूल ना होकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। अच्छा अब उसके बाद क्या करते हैं, इसको मुझे रखना है एएमयू में, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा एम के साथ हमें पता है दैट
1 AMU इज हाउ मच, दिस मच केजी। तो मुझे AMU रखना है, तो क्या रखेंगे, ध्यान से देखना, डेल्टा M इंटू, पहले ही से लगा दो, 1.67 इंटू 10 द पावर माइनस 27 इंटू 9 इंटू 10 द पावर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अब देखो यहाँ पे, जैसे ही, अच्छा नीचे कितना है, नीचे हमारे पास 1.6 इंटू 10 द पावर माइनस 19। अब यहाँ ध्यान से देखो, वन यू कीप, जैसे यहाँ पे तुम डेल्टा M रख दिया, सपोज 2 AMU, मतलब 2 रख दिया, जैसे ये डेल्टा M अब AMU हो गया, ये अब किस में हो चुका है, एटॉमिक मास यूनिट में। कैसे, जैसे आप डेल्टा एम को एएमयू में 2 रखेंगे, 2, तो 2 इंटू ऑटोमेटिक वो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो मैंने पहले ही लगा दिया। तो देखो इन सबको जब कैलकुलेट करते हैं ना, तो तुम्हें फाइनल रिलेशन में इंटरेस्ट लेना चाहिए, वो आता है मालूम है कितना, ये आएगा डेल्टा एम कीप इट इन एएमयू, रेस्ट एवरीथिंग विल कम 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दैट्स अ वेरी ग्रेट एक्सप्रेशन। हमें छोड़ने वाले नहीं, देखिए इसमें ये काम की चीज है। मास किस में रखेंगे, एएमयू में, बस किससे मल्टीप्लाई कर दो, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई विल शो यू हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला, डरो मत। कैसे फॉर्मूला यूज करते हैं, ये दिया है मैंने, डैश दिया, डरना मत। अच्छा ठीक, अच्छा एक बात समझ, हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला, क्या सीखा अभी नया नया। हम्म, हाँ, जैसे मैंने क्या सीखा अभी, अभी जस्ट सीखा, उसको थोड़ा सेंस बनाते हैं। देख, E इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा एम इन एटॉमिक मास यूनिट इंटू 931.5, कितना, मेगा। मेगा कितना होता है, अच्छा यही नहीं बताया, चलो ठीक है उसको बताते हैं। पहले देखो एक बात समझ, मान लो डेल्टा एम की वैल्यू जस्ट 1 एटॉमिक मास यूनिट है, तो मालूम है एनर्जी कितनी लिबरेट होगी, डेल्टा एम की जगह क्या रखेगा, बस 1, है ना, और ये क्या हो जाएगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मालूम है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट energy will be released if only this much mass gets converted into energy, and that's a very great thing। अरे बाप, ओनली मतलब समझा, मतलब कि 1 पॉइंट, ये कितना है, ये है कितना, 1.67 इंटू 10 द पावर माइनस 27 केजी। अगर बस इतना मास सेक्रीफाइस करे अपने आप को, तो न्यूक्लियर एनर्जी कितनी होती है मालूम है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप इमेजिन करें कन्वेंशनल एनर्जी में इतना कोयला जलाओ तो एनर्जी आती है कितनी कितनी कम, है ना। तो ये सोचो, एक एक एएमयू अगर जल गया, एक एएमयू खर्च हो गया, 1 एएमयू, सो दिस मच एनर्जी इज क्रिएटेड, एंड दैट्स व्हाई न्यूक्लियर एनर्जी इज वेरी हैविंग वेरी हाई पोटेंशियल। और आप देखेंगे द हाई पावर डिवाइसेस और द इंस्ट्रूमेंट्स आप वही यूज करते हैं। शिप्स, शिप्स में क्या होते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी यूज की जा रही है, पावर प्रोडक्शन में न्यूक्लियर एनर्जी यूज की जा रही है। क्यों की जा रही है, व्हाट, बिकॉज द गैलेंस ऑफ डीजल विल गिव द सेम एफिशिएंसी ऑफ 1 केजी यूरेनियम। कहा जाता है कि 1 केजी यूरेनियम और एक फैक्ट्री एक तरफ कर दो और 1 केजी यूरेनियम एक तरफ कर दो, है ना। सो न्यूक्लियर एनर्जी इज द फ्यूचर, है ना। और न्यूक्लियर एनर्जी को बस टैप करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, बिकॉज इट हैज सम बिजार इफेक्ट्स आल्सो, बट द टुमारोज फ्यूचर इज इन द न्यूक्लियर एनर्जी, बिकॉज इट इज वेरी लेस अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस कैन गिव द सेम एनर्जी लाइक द कन्वेंशनल फैक्ट्रीज आर गिविंग, है ना। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, आपको ये बात समझ में आई, दैट 1 एएमयू आल्सो कैन गिव 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, एंड दैट इज द वेरी ग्रेट थिंग। सो इसको आज यहीं एंड करते हैं, इसके बाद हम लोग कल अगले क्लास में समझेंगे बीटा डी के एंड गामा डी के। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।